हेलो स्टूडेंट्स, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार पुनः हम आपसे आज मिल रहे हैं बोर्ड ऑफ राजस्थान अजमेर के विज्ञान के पेपर के साथ। आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और आपको पता है अभी तक 12वीं बोर्ड के 10th बोर्ड के बहुत सारे पेपर हो चुके हैं और हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर से निशान के जो टेस्ट सीरीज हम लेते हैं बच्चों ऑफलाइन, इस बार तो हमने ऑनलाइन की भी व्यवस्था करी थी 49 रुपीज में मात्र। तो उसमें से लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस डिट्टो एज इट इज छपते हैं और उसका आज एक प्रमाण है बच्चों। मेरे पास ये निशान के टेस्ट सीरीज के पेपर है बच्चों, 3 माइनर पेपर लेते हैं और एक मेजर पेपर लेते हैं और उसमें से लगभग 90% क्वेश्चंस बोर्ड ऑफ राजस्थान अजमेर के इस पेपर के अंदर छपे हैं। मैं आपसे कहूंगा बच्चों कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और निशान आज एक ऐसा उभरता हुआ नाम है जिसको किसी की एक प्रकार से यूं समझो पब्लिसिटी ऑलरेडी हमारी हो रही है। आज भी बच्चों के चेहरे हंसते हुए बाहर आए, जो भी हमारे निशान के अंदर ऑफलाइन जिन्होंने अध्ययन किया, हमारे डिजिटल ऐप से जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी करी, आज वो सब बच्चे खुश हैं। हम मानते हैं कि बोर्ड का पेपर जो विज्ञान का आया वो इजी है, लेकिन इजी के साथ वो थोड़ा डिफिकल्ट भी है। उसमें कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इंटरनली पूछे गए हैं, लेकिन हमारे निशान की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम उन चीजों को बिल्कुल बच्चे को क्लियर करवा देते हैं। और आज हमारा बच्चा बिल्कुल खुश होकर बाहर निकला, उसके दिमाग में एक ही बात थी कि निशान की टेस्ट सीरीज से आज हमने जीत प्राप्त कर ली और उसी के तहत आज मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा बच्चों। और इस सॉल्यूशन में आपको पता लग जाएगा कि आपके विज्ञान के पेपर में कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है बच्चों, एक चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक का पूरा राजस्थान बोर्ड का जो पेपर आपके सामने हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग ध्यान बनाए रखना बच्चों, हर क्वेश्चन का जवाब आपको आज यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं, देखो ये चीज तो आपको पता भी है कि टोटल विज्ञान, ये देखो विज्ञान का पेपर समय 3 घंटे 15 मिनट और इसका टोटल मार्क्स है, पूर्णांक है 80 नंबर। ठीक है, इसमें 1 नंबर से लेकर 18 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं बच्चों। तो अपन शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पेपर ने पूछा था कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, इसका सही जवाब है बच्चों थायराइड। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। क्योंकि अगर वो वृद्धि पर पूछता कि वृद्धि का नियमन, अपन यूं कहें कि शरीर की वृद्धि के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है अंगों की वृद्धि के लिए, तो उसमें पीयूष ग्रंथि। लेकिन देखो ऑप्शन में कहीं पीयूष ग्रंथि नहीं है, तो फिर उपापचय का नियमन कौन करती है? थायराइड ग्रंथि। और बच्चों ये थायराइड ग्रंथि वही है जिसको आउटो ग्रंथि भी बोला जाता है। ये 6ठे चैप्टर से क्वेश्चन है बच्चों, नियंत्रण एवं समन्वय से। ठीक है, हमने कहा भी था ग्रंथियों का एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर के अंदर। आगे देखो बच्चों, जैसे कौन से जीव में पुनरुत्भवन अथवा पुनर्जनन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। हमने निशान की टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन दिया था कि प्लेन एरिया में पुनरुत्भवन अथवा पुनर्जनन की क्रिया को समझिए, तो हमने उसे बड़े रूप में पूछा था। ठीक है, और इसमें देखो आप, इसमें छोटे रूप में पूछ लिया, तो बच्चों इसका सही आंसर है प्लेन एरिया। क्या आंसर है? प्लेन एरिया। ठीक है बच्चों, प्लेन एरिया के अंदर पुनरुत्भवन अथवा पुनर्जनन से नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आया है हमारा कि मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मैंने ऑफलाइन के अंदर भी बच्चों को बहुत बार बताया है कि फेफड़े से, हृदय से और वृक्क से क्वेश्चन बन सकता है। और वृक्क का तो बच्चों हमने दिया भी है, वृक्क का जो हमने दिया था सेम यही क्वेश्चन हमने हमारे पेपर में दिया था 25 नवंबर 2024 को। सेम पहला ही प्रश्न था बच्चों कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो इसका सही जवाब क्या लिखना था? वृक्क मतलब होता है बच्चों किडनी, तो इसका सही जवाब है उत्सर्जन।
अगर फेफड़े होते तो श्वसन हो जाता, ठीक है, और अगर आमाशय होता या छोटी आंत होता तो पोषण हो जाता। लेकिन वृक्क का सही जवाब क्या है बच्चों? उत्सर्जन से। ये क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से है। आगे देखो बच्चों, ये बहुत इजी, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखो, इसमें 3 हार्मोन तो जंतुओं से संबंधित है, केवल एक हार्मोन पौधों से संबंधित है। आपको पता है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक, ये हार्मोन पौधे के होते हैं। बाकी आप देखो, इंसुलिन जंतु में होता है, थायरोक्सिन भी जंतु में होता है, एस्ट्रोजन भी जंतु में होता है। तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? साइटोकाइनिन। हमने बहुत सी बार ऑफलाइन में बताया भी है कि साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन क्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? साइटोकाइनिन। आगे देखो भाई, एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात बताइए। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? 1:2:1। निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से देखे पूरा सॉल्यूशन पेपर का, बोर्ड का जो आज हुआ 8:30 से 11:45। इसका आंसर जीन प्रारूप पूछ रहा है बच्चों, जीन प्रारूप। अगर वो बच्चों ये पूछता ना द्विसंकर संकरण का, तो वो 9:3:1 होता, पर ये इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? 1:2:1। अगर ऐसे होता कि एक संकर संकरण में F2PD का लक्षणीय अनुपात कितना है, तो फिर यहां ऑप्शन में आपको 3:1 पर उसने कौन सा पूछा बच्चों? जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप सही आंसर क्या है? 1:2:1। आगे देखो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम कोशियों के लिए उपलब्ध कराते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? इसका सही जवाब है उत्पादक। क्योंकि आपने पढ़ा है 13वें चैप्टर के अंदर कि सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता केवल उत्पादक में हरे पौधे ही रखते हैं। बाकी ये काम न तो प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं, न द्वितीयक उपभोक्ता करते हैं, न तृतीयक उपभोक्ता करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? उत्पादक। ठीक है, अगला प्रश्न चलें। अगला प्रश्न देखो भैया, ये हमारी टेस्ट सीरीज का एज इट इज क्वेश्चन है बच्चों। निशान टेस्ट सीरीज का मैंने भी दिया था। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या r और फोकस दूरी में संबंध बताइए। बच्चे ने लिख दिया r बराबर है। देखो, वक्रता, त्रिज्या r और फोकस दूरी में संबंध बताइए बच्चों। तो वहां पर बच्चे ने लिख दिया r बराबर f/2। इस क्वेश्चन को बच्चों हमने हमारी टेस्ट सीरीज के पेपर में पूछा था। कितनी तारीख को पूछा था बच्चों? हमने इसे पूछा था 28 दिसंबर वाले पेपर में। पर इसमें थोड़ा सा क्या था कि हमने फोकस दूरी को आगे दिया था, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या को पीछे दिया था। तो हमारा जो आंसर था वो क्या था बच्चों? इसका जो सही जवाब है, जैसे ये वाला यहाँ पर जवाब नहीं है बच्चों, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये आंसर तो किससे होना था? F बराबर r/2। अब ये थोड़ा सा घुमा दिया। ये जो मैंने आपको आंसर बताया था ना अभी, ये फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की अपन यूं कह सकते हैं आधी होती है। लेकिन उसने क्या दिया? वक्रता त्रिज्या r आगे दे दिया, फोकस दूरी f पीछे दे दिया। तो फिर अपन ने क्या पढ़ा है कि वक्रता त्रिज्या बच्चों फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। जैसे आप देखो, ये अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण, तो ये इसका बच्चों हो गया ध्रुव, ये इसका फोकस, ये इसका C। तो यहां से यहां तक की दूरी तो r, ये दूरी तो वक्रता त्रिज्या r क्या है? फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हमारे पास यहाँ पर आएगा, बहुत से बच्चों ने ये भी लगा दिया होगा, पर ये गलत आंसर है। सही आंसर क्या है बच्चों? r बराबर 2।
ठीक है, क्या आंसर है बच्चों? R बराबर 2f, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी कौन होती है? वक्रता त्रिज्या। उसके बाद देखो बच्चों, श्वेत प्रकाश, देखो श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है, तो सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों? लाल। क्या सही जवाब है इसका? लाल, क्योंकि बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? लाल। उसके बाद देखो आप, ये भी हमारा कंफर्म क्वेश्चन मानकर चले थे कि हमने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर और यहाँ भी निशान डिजिटल ऐप पर जो हमने पेपर सॉल्व करवाए थे, उसमें बच्चों हमने मिश्रित संयोजन का सवाल दिया था और पक्का बोला भी था कि भाई मिश्रित संयोजन से एक सवाल निश्चित आएगा पेपर के अंदर, और बच्चों उसने ऑप्शन में दे दिया ये देखो ऐसा चित्र, हमने चित्र इस प्रकार का दिया था, उसमें चित्र थोड़ा सा उसने अलग कर दिया। तो बच्चों इसमें क्या है, जैसे ये तो है 4, ये दोनों श्रेणी क्रम में कितने? 2-2। तो पहले इसमें जो फॉर्मूला लगा था ना भैया, वो R बराबर R1 प्लस R2, तो R बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4। ठीक है बच्चों, अब ये चित्र ऐसा हो गया, हमारे सभी बच्चों ने कर दिया होगा ये 4 ओम और ये 4 ओम। अब ये कौन से क्रम में बन गए बच्चों? पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/4 प्लस 1/4, 4 कॉमन आ गया बच्चों, तो 1 प्लस 1, तो 1/r बराबर क्या हो गया? 2/4, तो R बराबर 4/2 बराबर 2 ओम। यानी कि आप समझो इसका कौन सा ऑप्शन सही था बच्चों? ब, 2 ओम इज करेक्ट आंसर। समझ गए? ऐसे वहां पर इसको करके आना था, हमारे सभी बच्चों ने कर दिया। यही निशान की विशेषता है बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल जड़ से पढ़ाया जाता है। अब आप देखो आगे, जैसे देखिए बच्चों, अब अपन आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। ये भी हमने कंफर्म क्वेश्चन बताया था, क्योंकि बच्चों विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है यहाँ पर, अब विद्युत और ऊष्मा से रिलेटेड अगर अपन बात करेंगे तो इसमें विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो बताना था, उसका आंसर यहाँ पर लिखना था चांदी। ध्यान रखना, विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो यहाँ पर बताया गया था बच्चों, उसका सही आंसर क्या था? चांदी। क्योंकि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक भी चांदी और तांबा होता है, तो इसमें आंसर अपना यहां पर जो देना था वो देना था बच्चों चांदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, और उसी के तहत पूछा था, पढ़ा होगा आपने कि धारावाही चालक तार को दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रकट करे। तो भैया अंगूठा ही पूछ रहा है, अंगूठा देखो आप। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा है? अंगूठा। तो अंगूठे का सही जवाब क्या था? विद्युत धारा की दिशा। ये सेम 2024 का क्वेश्चन आया बच्चों, 2024 में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखो, चित्रानुसार, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, बढ़िया लगा ऐसे प्रश्न को देखते हुए। निशान का बच्चा इसे करके आया है बच्चों, देखो कैसे पूछा था। चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आरोपित बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें आरोपित बल की दिशा ज्ञात करेंगे अपन, तो इसमें देखो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो बच्चों धारा इधर जा रही है, देखो
ठीक है, धारा इधर जा रही है आई। तो आपने फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम में क्या पढ़ा कि विद्युत धारा और आरोपित बल पढ़ा है आपने कि जब बाएं हाथ की तर्जनी मध्यम और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएंगे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यम प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, तो अंगूठा आरोपित बल की दिशा को प्रकट करेगा। तो बच्चों आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम से क्या होगी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। ये इसका करेक्ट आंसर है। आई ऊपर जा रहा है, बल नीचे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न बहुत इजी, ये हमने भी पूछा था टेस्ट सीरीज के अंदर। निशान की टेस्ट सीरीज में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य क्रिया कराने पर उत्पन्न गैस कौन सी है। तो इसका सही जवाब क्या है, H2। इक्वेशन भी देखो, Zn प्लस H2SO4, तीर का निशान ZnSO4 प्लस आपने लगभग सभी बच्चों ने क्वेश्चन किया होगा क्योंकि ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी पूछा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी हमारा परमानेंट क्वेश्चन था जिस पर हमें पूर्ण विश्वास था कि ये क्वेश्चन बच्चों पेपर के अंदर पूछा जाएगा। और इसका देखो, एक उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा। तो हमने बहुत बार क्लास में ऑफलाइन के अंदर इस चीज को बता रखा है कि उदासीन विलयन का पीएच 7। तो लगभग सभी बच्चों ने कर दिया होगा। आप देखो उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है बच्चों, 7 होता है। ये 7 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन था 2PbO प्लस C, तीर का निशान 2Pb प्लस CO2। ये बुक में से ही क्वेश्चन दिया है। आप देखो इसमें पूछ रहा है वो कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो भैया इसमें आप समझो कि जो भी होगा ना वो अभिकारकों का होता है। बहुत सी बार बता रखा है मैंने बच्चों। अब पीबीओ किस में बदल रहा है, पीबी में बदल रहा है। उसमें से कौन हट रही है, ऑक्सीजन हट रही है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं बच्चों कि लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्योंकि उसमें से कौन हट रही है, ऑक्सीजन। और कार्बन आपका CO2 में बदल रहा है तो उसमें कौन जुड़ रही है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका जैसे कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो बच्चों करेक्ट आंसर थर्ड। ये असत्य नहीं है बच्चों, यहां पर सत्य कथन पूछ लिया उसने, बहुत से इसमें दिक्कत में आ रहे हो। और सत्य कथन तो यही तो है, लेड ऑक्साइड इसमें क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और कार्बन इसमें क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ठीक है बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ। आगे देखो बच्चों, देखो बच्चों अगला प्रश्न आया था पेपर के अंदर। ये तीसरे चैप्टर से था बच्चों। फास्फोरस परमाणु के एम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो मैं बताता हूं, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। अपने विद्यार्थियों ने कर दिया 2, 8, 5, यानी कि ये K, ये L और ये M। तो सही जवाब क्या है बच्चों, 5। इसका सही जवाब क्या है बच्चों, 5। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बच्चों, इसमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये असंतृप्त है। आप देखो ये भी असंतृप्त है, ये भी असंतृप्त है। बेंजीन पता है C6H6 आपने पढ़ा होगा। तो बच्चों ये इसके अंदर संतृप्त पूछ रहा है ना, तो इसका सही जवाब है C2H6, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम बच्चों एथेन। बताओ, लॉजिकल क्वेश्चन पर निशान में सब प्रिपेयर कर रहा है।
अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला प्रश्न देखो आप, ये देखो मेथेन में उपस्थित सह संयोजक आबंधों की संख्या बतानी थी बच्चों। तो मेथेन में सह संयोजक आबंध, मेथेन आपको पता है मेथेन में एक कार्बन परमाणु होता है और वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से बंधा हो, 4 सह संयोजक परमाणुओं से 4 हाइड्रोजन से बंधा हो। तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? 4। 4 ही लिखा आपने, 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो आप। अब ये कंप्लीट आपके ऑब्जेक्टिव हो गए बच्चों 18। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे निशान की टेस्ट सीरीज से डिट्टो छपा है बच्चों। हार्मोन की क्रिया, मैंने बोला था कि हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है। फिक्स क्वेश्चन था राजस्थान बोर्ड के अंदर, और हमने बच्चों इस क्वेश्चन को लिया था, हमने इसी क्वेश्चन को जो लिया था ना बच्चों, कब लिया था? देखो निशान की टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को हमने पूछा था बच्चों। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मित्रों, निशान में भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट रिक्त स्थान के तहत पूछा गया था 25 नवंबर 2024। और सेम मैंने भी रिक्त स्थान में ऐसे पूछा था, हार्मोन की क्रिया को डैश 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 क्रिया विधि नियंत्रित करती है। तो इसमें बच्चे को आंसर क्या लिखना था भाई? पुनर्भरण क्रिया। ये फिक्स क्वेश्चन था, पुनर्भरण क्रिया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बड़ा इजी था कि शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बने जाल को क्या कहते हैं। इसमें आप आहार जाल भी लिख सकते थे, इसमें आप खाद्य जाल भी लिख सकते थे। ठीक है, दोनों में से इसके अंदर कुछ भी लिखा जा सकता था। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न पूछा था, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं। ये बहुत इजी है क्योंकि तांबा विद्युत का सुचालक होता है। मैंने पढ़ा है ना, मोस्टली जितनी भी धातुएं होती है ना वो विद्युत की सुचालक होती है। तो तांबे का अपन क्यों बनाते हैं? क्योंकि तांबा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगला प्रश्न आया था बच्चों चैप्टर नंबर 12 से कि किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो होती है, देखो फेरों की संख्या में वृद्धि करने से प्रबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, अगर आप पास में फेरे बढ़ाते जाओगे ना बच्चों, तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी प्रबलता भी बढ़ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये बच्चों हमारी जो टेस्ट सीरीज शुरू करी थी ना हमने 6 नवंबर को निशान की 2024 में, और विज्ञान का जो मैंने पहला ही पेपर लिया था बच्चों, उसमें पहला ही क्वेश्चन मैंने ये दिया था, आप देख सकते हैं उसमें पहला ही प्रश्न मैंने ये दिया था कि Mg प्लस O2 तीर का निशान प्रश्न बन जाए। तो इसमें यहां पर बच्चों यौगिक का नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ध्यान रखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी जगह MgO भी बच्चा अगर लिखकर आ जाएगा तो उसमें भी उससे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी टेस्ट सीरीज का डिट्टो क्वेश्चन छपा था। ये बहुत बार मैं बच्चों से बात कर चुका हूं कि सोने और लोहे में सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। तो भैया बार बार बताया था हमने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कि सर्वाधिक तन्य धातु सोना है। तो इसमें बच्चे ने, ये मेरे हिसाब से हमारे विद्यार्थियों ने गलत नहीं किया होगा, इसका सही जवाब है बच्चों सोना। ये रिक्त स्थान में सोना ही लिखना था। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखो भाई, अब अति लघुत्रात्मक आ गया, एक शब्द अथवा एक पंक्ति में श्वसन लिख दिया होगा बच्चों ने। श्वसन क्या है? श्वसन वह क्रिया है जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बाहर निकलती है। ये बच्चों 5वें चैप्टर से पूछा गया है, पर ये पहले चैप्टर में भी है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो एक लाइन में केवल ये लिखना था कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा बाहर निकलती है। ये लगभग कंफर्म क्वेश्चन था, हमने बहुत सी बार पूछ रखा है, टेस्ट सीरीज के अंदर दिया हुआ है बच्चों। देखो, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना और पेंसिल उठाने पर नियंत्रण करता है? तो इसमें अपन क्या लिखेंगे बच्चों? अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क किसमें होता है? पश्च मस्तिष्क में। आप अनुमस्तिष्क लिख दोगे जब भी आपको नंबर मिलेंगे, आप पश्च मस्तिष्क लिखोगे जब भी आपको नंबर मिलेंगे, दोनों ऐसे लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखो भैया, उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण पूछा था पेपर ने, हमने भी टेस्ट सीरीज में दिया था कि उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, और उनके 2 उदाहरण लिखो। तो इस क्वेश्चन में एक उदाहरण पूछा था बच्चों, एक लिंगी कौन होते हैं? पपीता, तरबूज। तो उभयलिंगी में सरसों या गुड़हल में से एक लिखा था। आप सरसों लिख सकते हो या आप उसके अंदर गुड़हल लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखो भाई, ये बहुत अंदर से क्वेश्चन पुटअप किया था पेपर ने। देखो, मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण, मतलब दिखाई देने वाला लक्षण, तो सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण था बच्चों बैंगनी। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में गलत दे रखा है, सफेद को आगे दे रखा है, बैंगनी को पीछे दे रखा है। जैसे लंबे पहले होने बाद में तो लंबा विपर्यासी, हालांकि विपर्यासी पूछ रहा है वो, तो इसमें अपन ये प्रभावी सफेद, उसने तो ऐसे पूछा है सफेद फूल का विपर्यासी, तो इसमें सीधा आंसर आ जाता है बैंगनी। ये बैंगनी प्रभावी होता है, सफेद अप्रभावी होता है। ठीक है, तो इसको भी आपने समझ लिया बच्चों, इसका आंसर है बैंगनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में से मिला है बच्चों कंप्लीट। किसी वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड ग्लास, उत्तल दर्पण। मैंने बोला था बच्चों से, हेडलाइट और साइड ग्लास में पश्च दृश्य दर्पण में से एक दर्पण पक्का आएगा, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? उत्तल दर्पण। पश्च दृश्य दर्पण में पूछ रहा है ना, तो आप इसको उत्तल दर्पण लिख दो या अपसारी दर्पण लिख दो। ये इसका सही जवाब है बच्चों। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने एग्जाम में क्लास ली ना बच्चों को, निशान की ऑफलाइन, तो उसमें बच्चों को इंपोर्टेंट बताया और उनको बोला बच्चों कि नाम के विपरीत काम है। आप खुश मत हो जाना कि नाम के हिसाब से डिफाइन करके आ जाओ, गलत हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में, ये भी हमारे टेस्ट सीरीज में से मिला है बच्चों कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? तो नेत्र का ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। केवल परिभाषा पूछ रहा था तो ये लिखना था। ये बहुत इजी क्वेश्चन, लगभग सभी बच्चों ने कर दिया होगा निशान में। परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से होता है? लिखना था बच्चों वोल्ट मीटर। बार बार बोला था मैंने, धारा मापन अगर आ जाए तो अमीटर लिखना, वोल्ट मीटर विभवांतर मापन अगर आ जाए तो वोल्ट मीटर लिखना। तो विभवांतर मापन में बच्चों ने लिख दिया वोल्ट मीटर। आगे देखो, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन भी हमारी टेस्ट सीरीज का है बच्चों, निशान की टेस्ट सीरीज का। तो इसमें ऐसी परिनालिका बनानी थी। ठीक है बच्चों, और इसमें इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाना था इस वाले क्वेश्चन में।
ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। ये हमने पूछा था, हमने इसको ऐसे पूछा था बच्चों, CaO प्लस H2O, तीर का निशान CaOH होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन। अब इसने यहां पर बच्चों X पूछ लिया, X क्या पूछ लिया? X। तो X में क्या लिखना था? CaOH होल 2। आपको पता है ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना है, तो इसमें X का नाम, रासायनिक नाम लिखना था बच्चों, तो रासायनिक नाम लिखना था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रासायनिक नाम पूछ रहा है ना, तो X का नाम क्या लिखना था? रासायनिक नाम, ये बुझा हुआ चूना तो इसका साधारण नाम है, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, आगे देखो, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। बीकर को चित्रित कीजिए। ये बहुत इजी है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप बीकर को इस प्रकार से वहां पर बनाकर आ जाए, ऐसा बीकर बनाना था, आपका बना भी दिया होगा। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए। ये हमारी टेस्ट सीरीज में से छपा है बच्चों। हमने इसको ऐसे पूछा था कि COOH कार्बोक्सिलिक, COOH प्रकार्यात्मक समूह किसका है? तो वहां पर लिखना था कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यहां उसने पूछा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए, तो लिख दिया बच्चों ने, निशान के बच्चों ने COOH। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई। अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया? तो लिख दिया होगा आपने कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या लिखना था बच्चों? अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अब बच्चों खंड ब आ गया, ये हमारी टेस्ट सीरीज में से डिट्टो छपा है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। आपको पता है जो श्वसन वायु अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो वायवीय श्वसन, जो श्वसन वायु अथवा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो अवायवीय श्वसन। जिस श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से जल निकलता है, CO2 निकलती है और अधिक ऊर्जा निकलती है, वायवीय श्वसन। और जिस श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से इथाइल एल्कोहल निकलता है, ठीक है, CO2 निकलती है और ऊर्जा निकलती है कम, वो अवायवीय श्वसन। ठीक है बच्चों, बस यही लिखना था। पादपों में प्रकाशानुवर्तन गतियों को समझाना था, तो इसमें क्या करना था कि प्रकाश के द्वारा पौधा जो गति दर्शाता है ना, वो है प्रकाशानुवर्तन। और प्रकाशानुवर्तन गति में पौधा क्या करता है बच्चों? पौधे का जो तना होता है वो तो प्रकाश की ओर जाता है, और पौधे की जो जड़ें होती है वो जमीन में गहराई की ओर जाती है। और इसमें अपन ने प्रयोग में एक चित्र भी दिया है, रखा है कि इसमें क्या है, वो गमले वाला डायग्राम बनाना था, जो जिसमें पौधा प्रकाश की ओर, पौधे का तना जो है ना वो प्रकाश की ओर मुड़ जाएगा, खिड़की से आने वाले प्रकाश की ओर। तो ये प्रकाशानुवर्तनी गति के बारे में लिखना था बच्चों। मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य लिख देने थे। जैसे बच्चों इसमें वृषण का कार्य लिख सकते थे अपन, अधिवृषण का कार्य लिख सकते थे, शुक्राशय का कार्य लिख सकते थे, शुक्रवाहिका का कार्य लिख सकते थे, कोई भी 2 अंगों के वहां पर अपन कार्य लिख सकते थे। जैसे वृषण क्या करता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी आपको वृषण है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिका है, शुक्राशय है, उनमें से आपको किसी भी 2 अंगों के वहां पर कार्य लिख देने थे। आगे देखो बच्चों, मानव में लिंग निर्धारण का केवल आरेख चित्र बनाना था, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। जैसे मानव लिखना था, उसके बाद आपको ऐसे नर और मादा, क्योंकि डिटेल तो पूछा ही नहीं था बच्चों। इसमें 44 + XY
और इसमें 44 प्लस XX। ठीक है, फिर आपको इनको ऐसे कर देना था 22 प्लस X और 22 प्लस, ठीक है, यहां भी आपको क्या करना था 22 प्लस X और 22 प्लस X। अब जैसे तीसरे को पहले से 44 प्लस XX उत्तरी, ठीक है, पहले को चौथे से 44 प्लस XX उत्तरी, 22 प्लस Y को 22 प्लस X से 44 प्लस XY पुत्र, 22 प्लस Y को 22 प्लस X से 44 प्लस XY पुत्र। ये बनाना पड़ेगा, 2 नंबर का आएगा बच्चों। अगला, ये भी हमारे टेस्ट सीरीज में से छपा है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? ये मैंने रिक्त स्थान में पूछा था टेस्ट सीरीज के अंदर। प्रकाश की हवा में चाल और प्रकाश की किसी अन्य माध्यम में चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। और बच्चों इसका सूत्र लिखना था, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिख देना था n बराबर C/V। बहुत बार बता रखा था प्रकाश की हवा में चाल, प्रकाश की किसी अन्य माध्यम में चाल, और n क्या है बच्चों? अपवर्तनांक। ये कंफर्म क्वेश्चन था कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, टेस्ट सीरीज में से आया है, निशान की में से। आप देखो, ये घटना प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित। भाई सूर्य से जो 7 रंगों वाला प्रकाश आता है ना बच्चों, उसमें जो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, वो कण क्या करते हैं, उन 7 रंगों में से नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। और वो प्रकीर्णित नीला प्रकाश जब हमारे नेत्रों में आएगा तो हमें यहां से स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई। ये इसका जवाब है बच्चों, लिख दिया होगा आपने। ये हमारे टेस्ट सीरीज में से कंटिन्यू देखो, ये टेस्ट सीरीज में से ही था, बिल्कुल बोला था मैंने, फ्यूज निश्चित आएगा। आप देखो, घरेलू विद्युत परिपथों में विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, इतना सा भी अगर लिख दोगे ना, परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज का उपयोग किया जाता है, नंबर मिल जाएगा। वैसे आपको पता है, लघु पतन और अति भारण जब हो जाता है ना, तो अत्यधिक मान की विद्युत धारा परिपथ में से गुजरने लगती है, और जिससे घरों में बच्चों आग भी लग सकती है। बहुत सी बार शॉर्ट सर्किट के कारण आपको पता है आग लग जाती है, तो उससे बचने के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है बच्चों। लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को, इसमें केवल चित्र ही बनाना, और चित्र इसका बहुत इजी था बच्चों, ऐसे जैसे अपन ने ये बर्नर, ठीक है, यहां पर आप जैसे ये बर्नर, यहां परत नली ले लेनी थी, उस परत नली में आपको लेड नाइट्रेट का चूर्ण भर देना था, ठीक है, और इसमें से NO2 को बाहर निकाल देना था। ये पहले चैप्टर से क्वेश्चन आया था, केवल डायग्राम पूछा था बच्चों, केवल, तो चित्र बनाना था इसका ऐसे। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, ये बच्चों, ये लगभग बोला था हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जिंक धातु से क्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है, और भाई इसमें भी ये X का नाम लिखना था हाइड्रोजन, और इसका सूत्र लिख देना था H2। जैसे अम्ल धातु से क्रिया करके H2 गैस निकालते हैं ना बच्चों, वैसे क्षारक भी धातु से क्रिया करके H2 गैस निकालते हैं, वो सीधा था, ठीक है। और ये सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन था बच्चों। आगे देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो उसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी सतह पर बच्चों हरे रंग की परत जम जाती है, और अपने बच्चों ने लिखा होगा भाई, क्योंकि वो हरे रंग के पदार्थ कॉपर कार्बोनेट में बदल जाता है। संक्षारण पर तो मेरा विशेष गेस था कि संक्षारण में से चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा पड़ना, और लोहे पर जंग लगना, कुछ ना कुछ निश्चित आएगा, तो तांबा आ गया साहब, तांबा मतलब कॉपर। तो क्या लिखना था, उसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी सतह हरे रंग की हो जाएगी, क्योंकि हरे रंग का पदार्थ कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा।
आगे देखो बच्चों, ये कंप्लीट जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा प्रश्न बच्चों हमारे निशान की टेस्ट सीरीज के पेपर में से आया है। पूरा अथवा वाला ले लो, उसके ऊपर वाला ले लो। ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म होने का कारण बताइए और इसकी अवधि लिखिए। स्पेशली मैंने रिक्त स्थान में भी पूछा था टेस्ट सीरीज में 2 से 8। और ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म होने का कारण मैंने इसको कैसे पूछा था, क्या होगा यदि अंड का निषेचन नहीं होगा। आपको पता है प्रत्येक माह अंडाशय एक अंड का विमोचन करता है, जो अंडवाहिनी में पहुंचकर शुक्राणु का इंतजार करता है काई के लिए, निषेचन के लिए। इस अंतराल में क्या होता है बच्चों कि गर्भाशय को पता है कि भ्रूण को मेरे अंदर आकर रोपित होना है, तो गर्भाशय अपनी दीवार को मोटी व स्पंजी बना लेता है। अब बच्चों अगर किसी कारणवश 1 माह के अंतराल में उस अंड का निषेचन नहीं हो पाया, तो फिर वो गर्भाशय की दीवार टूटती है और तब स्टार्ट होता है ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म। और इसकी अवधि क्या लिखनी थी बच्चों, 2 से 8। जिसने निशान के टेस्ट सीरीज के पेपर क्लियर करे बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है इस पेपर के। और आप देखो इसके अथवा में भी वही क्वेश्चन जो हमने टेस्ट सीरीज में दिया था कि गर्भ निरोधन युक्तियां अपनाने के कारण बताइए। अरे भाई, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, यौन संक्रमित रोगों से बचना। कोई भी दंपति अगर अवांछित यानी कि वो संतान नहीं चाहती, तो फिर वो भी वहां पर गर्भ निरोधन युक्तियों को अपनाती। तो ये कारण लिख देते। और कोई एक गर्भ निरोधन युक्ति का नाम लिखना था, भाई कंडोम लिखा जा सकता था, कॉपर टी लिखा जा सकता था, इसमें से कोई भी एक नाम वहां पर दे देते। 3 नंबर का प्रश्न बड़ा इजी था बच्चों। अगला प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज में से छपा है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन बनने की क्रिया को समीकरण से समझाओ। अरे भाई, ऑक्सीजन के अणु पर जब पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो ये ऑक्सीजन के सरल परमाणुओं में बदल जाता है, और ये ऑक्सीजन का सरल परमाणु ऑक्सीजन के अणु से मिलकर ओजोन बना देता है। बस यही लिखना। समीकरण तो पूछी थी बच्चों से, ओजोन कैसे बनी देखो ओजोन। और इसके अथवा में बहुत इजी था, बच्चों ने अधिकतर मेरे हिसाब से अथवा वाला ही किया होगा कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट का मुख्य कारक छपा है अपने टेस्ट सीरीज में से CFC। बार बार याद करवाया था बच्चों को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, इसको आप अपने IQ पावर से लिखे आओगे, जिसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो CFC उसके लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा कुछ कदम उठाने चाहिए। जेट विमानों की उड़ानों पर नियंत्रण करना चाहिए। तो ये अपन इसमें लिख सकते थे। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन बड़ा इजी था बच्चों। अगला प्रश्न पूछा था पेपर ने, सेम टेस्ट सीरीज में से था, ओम का नियम लिखिए। स्थिर ताप पर किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। लिख दिया होगा बच्चों। ये भी टेस्ट सीरीज में से मात्रक विशेष बोले थे मैंने। प्रतिरोध का मात्रक ओम क्या होता है, ओम। ठीक है, परिभाषा लिखनी थी, धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा, धारा प्रवाह में रुकावट। अब पूछा था बच्चों नाइक्रोम तार के लिए विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ बनाइए। तो इसमें बच्चों इस प्रकार का ग्राफ बनाना था। देखो ऐसा, इस प्रकार का ग्राफ बनाना था बच्चों। यहां पर विद्युत धारा, ठीक है, और यहां पर विभव। ठीक है भाई, ऐसे इसका ग्राफ बनाना था। अगला प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न इसी के अंदर उसने क्या पूछा था, देखो अथवा में।
देखो आप, ये सेम हमारी टेस्ट सीरीज में से छपा है बच्चों। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? ये H बराबर I स्क्वायर RT। जब किसी प्रतिरोधकों की निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका अधिकांश भाग ऊष्मा में बदल जाता है। ये भी हमारी टेस्ट सीरीज में से छपा है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा किन किन कारकों पर डिपेंड करती है, तो इसको H बराबर I स्क्वायर RT से लिखा जाता है। मैंने दो ही निर्भरता बोली थी बच्चों को, या तो प्रतिरोध की निर्भरता आएगी या ऊष्मा की निर्भरता आएगी। तो ये ऊष्मा की निर्भरता में लिखना था विद्युत धारा के वर्ग पर, प्रतिरोध पर और समय। ठीक है, और इसमें ओम के नियम के अध्ययन के लिए परिपथ चित्र बनाना था। तो बच्चों इसमें भी मेरे हिसाब से लगभग सभी बच्चों ने बना दिया होगा कि इसमें जो चित्र बनाना था, आप देखो इसका जो डायग्राम बनाना था बच्चों, जैसे यहां अगर अपन चाहें तो कोई जरूरी नहीं है कि इस जगह अपन यहां पर जैसे इस प्रकार से देखो बच्चों, इसके अंदर जो पूछा गया था ये चीज, इसमें जैसे उसने पूछा था कि ओम के नियम के अध्ययन के लिए चित्र बनाइए, तो इसमें बच्चों इस प्रकार का चित्र बनाया जाना था। ये देखो आप, ठीक है, इस प्रकार से यहां पर बच्चों अमीटर, यहां पर चालक तार, ये धारा नियंत्रक हो गया, ये कुंजी, ये बैटरी, ठीक है, ये अमीटर हो गया बच्चों, और यहां पर वोल्ट। ये ओम के नियम का ऐसा डायग्राम वहां पर इसके अंदर देना था। ओम के नियम से दोनों चित्र पूछ लिए बच्चों से, ओम का नियम पूरा ही पूछ लिया, कहने का नियम पूछ लिया, विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ पूछ लिया, और ये वाला परिपथ चित्र पूछ लिया। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये हमारे टेस्ट सीरीज में से कंप्लीट क्वेश्चन। मैंने बोला भी था कि क्लोर शार प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लोर क्षार प्रक्रिया की समीकरण बच्चों को ये लिखनी थी 2NaCl प्लस 2H2O, तीर का निशान यहाँ पर विद्युत धारा, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl। ये देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलती है, और ये वहां पर लिखना था इसका डिटेल, और उसके बाद ये समीकरण लिख देनी थी। अब उसके आगे देखो बच्चों कि बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए। तो बेकिंग सोडा पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाना था, यानी कि उसमें बच्चों इस प्रकार से NaSCO3, तीर का निशान त्रिभुज का निशान, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, ये समीकरण। पर मेरे हिसाब से हमारे निशान के बच्चों ने क्लोर क्षार प्रक्रिया वाला किया होगा, ठीक है, क्योंकि वो हमने इंपॉर्टेंट भी बता रखा था। अभी आगे चलते हैं। अब आ गया बच्चों खंड द। आप देखो इसमें से जो क्वेश्चन पेपर ने पूछा बहुत इजी बच्चों, अमीबा में पोषण की विधि समझानी थी। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, उसमें भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। जब भी अमीबा के पास भोजन आएगा ना बच्चों, तो वो अपने शरीर से कूटपाद बना लेगा और उनकी सहायता से वो भोजन को ग्रहण करेगा, ठीक है, और फिर विसरण विधि से अपशिष्ट पदार्थ को वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा था कि अग्नाशय द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है? तो भैया अग्नाशय के द्वारा प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन। दोनों में प्रोटीन पाचन पूछा, आपने पढ़ा है, आपको पाचन तंत्र बढ़िया पता है। आपको पता है एक जो आपका एंजाइम होता है बच्चों, जो प्रोटीन का पाचन करता है, वो आमाशय में भी होता है, अम्लीय माध्यम में, और एक एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है वो आपका छोटी आंत में भी होता है। तो ये अग्नाशय वाला कहाँ जाता है? छोटी आंत में।
और छोटी आंत में कौन से माध्यम में करेगा? क्षारीय माध्यम में। तो क्षारीय माध्यम में स्रावित, देखो बहुत अंदर से पूछा है, प्रोटीन पाचक एंजाइम लिखना था, ट्रिप्सिन। ठीक है। और इसमें बच्चों ये मैंने दिया था पेपर के अंदर कि शुद्रांत्र में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों के कार्य को स्पष्ट कीजिए। अरे भाई ये भोजन का अवशोषण करते हैं, कौन से भोजन का? पचित भोजन। जो दीर्घ रोम होते हैं ना, छोटी आंत में भोजन का लगभग संपूर्ण पाचन हो जाता है, आपने पढ़ा है। तो छोटी आंत में जो उसकी आंतरिक भित्ति होती है उस पर उंगली के समान प्रवर्ध होते हैं, जिनको दीर्घ रोम कहते हैं। और उन दीर्घ रोमों में रुधिर वाहिकाएं होती है, तो इसका मतलब उनसे भोजन अवशोषित होकर ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। तो ये दीर्घ रोम का कार्य यही लिखना था बच्चों, भोजन को जो है अवशोषित करना। ठीक है। आगे देखो बच्चों, ये एक छोटे से टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया उसने, पैरामीशियम में पोषण की विधि। पैरामीशियम में बच्चों एक कोशिकीय जीव है, इसमें पक्षाम पाए जाते हैं। एक विशिष्ट सतह से भोजन ये अवशोषित करता है, और वहां पर विशिष्ट सतह पर भोजन किसके द्वारा पहुंचता है? पक्षाम के द्वारा। ठीक है। और मानव में जठर ग्रंथि, ये देखो, ये जठर ग्रंथि के द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम, तो इसमें क्या लिखना था? पेप्सिन। ये बच्चों कहां का है? आमाशय का। वो कहां का था? छोटी आंत का। देखो कितना अंदर जाकर उसने क्वेश्चन किया, इसी को कहते हैं बोड़ो राजस्थान। देखो, और इसमें पूछा उसने, बाघ की शुद्रांत्र की लंबाई कम क्यों होती है? भैया आपको बता रखा है, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बताया भी बच्चों को कि जो घास खाने वाले शाकाहारी पशु होते हैं ना बच्चों, उनमें सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए लंबी शुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। पर बाघ क्या है? मांसाहारी, तो इसमें तो किसी सेल्यूलोज का पाचन करना नहीं है, तो उसके लिए उसकी लंबाई कम होती है। ठीक है। उसके बाद आगे चलो, ये सवाल बच्चों इस बार मेरा पूरा कथन था कि एक सवाल नवे चैप्टर से निश्चित आएगा, और ऐसा सवाल हमने टेस्ट सीरीज में दिया है। केवल संख्या में परिवर्तन हुआ है भाई, केवल संख्या में परिवर्तन हुआ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती बच्चों। निशान टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसा सवाल हमने 20 फरवरी वाले मेजर में पूछा, पर हमने उसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछी थी, इसने तो केवल प्रतिबिंब की दूरी पूछी। और आप देखो ना यार, इसमें दर्पण कौन सा दे रखा है बच्चों? पहली चीज तो अवतल दर्पण, 16 सेमी उसकी फोकस दूरी है। अब आपको पता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी? 16 सेमी। काय में होगी? माइनस में। ठीक है। उसके बाद 24 सेमी की दूरी पर कोई बिंब रखा है, तो ये u का मान हो गया 24 सेमी। अब आपको पता है u तो हमेशा ही माइनस में आता है, तो उसने तो केवल मात्र क्या पूछ लिया बच्चों? दर्पण से कितनी दूरी पर। मैंने भी पढ़ा ही रखा था 20 फरवरी वाले पेपर में, तो इसमें दर्पण सूत्र लगाना था, ये देखो, और इसमें मान रख देना था भाई 1/f बराबर 1 जैसे क्या निकालना था? सॉरी, अपने को v निकालना था, तो अपन इसका पक्षांतरण कर लेंगे बच्चों। 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f कितना है? -16। u कितना है? -24। ऐसे अपन इसको हल करके निकाल लेंगे, यानी कि 1/-16 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/24। बहुत इजी था। आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेने के बाद जैसे आप देखो 48 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ये सवाल करना था बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था, अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब का किरण चित्र बनाइए। हमारी टेस्ट सीरीज में से छपा है, निशान की टेस्ट सीरीज में पूछा था बच्चों मैंने, एफ और ओ के मध्य, एफ और पी के मध्य, सॉरी ध्रुव मतलब पी के मध्य 20 फरवरी वाले पेपर में पूछा था हमने। दोनों प्रतिबिंब हमारे 20 फरवरी वाले पेपर से हैं।
आप देखो F और P के मध्य और उत्तल का जो 2F1 और F1 के मध्य आया था ना, वो भी 20 फरवरी वाले मेजर में से। आप देखो इसमें जो प्रतिबिंब बनाना था बच्चों, अवतल दर्पण का बनाना था, तो इस प्रकार से जैसे अवतल दर्पण, ठीक है, यहां ये इसका मुख्य अक्ष, ठीक है बच्चों, यहां इसका ये ध्रुव और यहां इसका ये फोकस। अब यहां अपन वस्तु रख देंगे, तो इसमें एक नियम तो आपका सी वाला लग जाएगा बच्चों, सी पर आने वाली किरण उसी दिशा में लौट जाएगी, ठीक है, और एक नियम आपका तिर्यक दिशा में आने वाली किरण, देखो तिर्यक दिशा में जाएगी। अब ये दोनों किरणों को अपन कहां बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो इस जगह प्रतिबिंब। ये F और P के मध्य वाला था बच्चों, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। पर उसने उसको कुछ भी नहीं पूछा, उसने तो केवल ये पूछा कि आरेख बनाइए, तो आरेख में ऐसा बना कर, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, अथवा वो नहीं करे तो ये है, एक डॉक्टर +2.0 क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित कर रहा है, तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति, ये भी हमारी टेस्ट सीरीज में से कंप्लीट छपा है बच्चों। ये क्वेश्चन देखो हमने कब दिया था, ये प्रश्न हमने दिया था बच्चों, ये प्रश्न हमने हमारे फिजिक्स के पेपर में दिया था, और वो हमने कब लिया था, वो लिया था 28 दिसंबर 2024। और हमने कैसे पूछा था कि किसी निर्धारित लेंस की लेंस क्षमता +2.0 डायोप्टर है, तो निर्धारित लेंस का प्रकार और इसकी फोकस दूरी है। और सेम बच्चों वही क्वेश्चन है, आप देखो इसमें दे रखा है जैसे P बराबर +2.0 डायोप्टर, ठीक है। अब इसमें जैसे प्लस है ना, तो लगभग बच्चा हमारा लिख चुका है उत्तल लेंस, क्योंकि प्लस होता है तो उत्तल, अगर माइनस होता तो अवतल लेंस। अब इसकी फोकस दूरी निकालनी है बच्चों, तो ये फॉर्मूला होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P, ठीक है। तो F बराबर 1/+2.0, तो इसका जो आंसर एक में अपन 2 का भाग देंगे ना भैया, तो इसका आंसर आएगा +0.5 मीटर। अगर आपका ये आंसर आए तो दैट इज एक्यूरेट, +0.5 मीटर। और प्रकृति कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है बच्चों। आगे देखो, ये भी हमारी टेस्ट सीरीज का ही छपा है, उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जबकि बिंब F1 और 2F1 के मध्य स्थित। ये भी हमने इस 20 फरवरी वाले मेजर पेपर में पूछा है। प्रतिबिंब इतने सारे हैं, पर हमने केवल 2-3 प्रतिबिंब पूछे, उन्हीं में से दोनों आ गए। आप बताओ, ये निशान की विशेषता है। ये टेस्ट सीरीज के पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इसमें से 90% पेपर डिट्टो छपा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है बच्चों, हमारे पास पेपर है, बोर्ड का पेपर आ चुका है, उसमें आप मिला सकते हैं सही। और हमने इसको दिया भी था कि जब वस्तु 2F1 और F1 के मध्य स्थित हो, कौन से लेंस में बच्चों, उत्तल लेंस में। और अभी जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी ना, तो उसमें पेपर की तैयारी के लिए भी बीच में, तो उसमें भी मैंने बच्चों को यही वाला प्रतिबिंब बताया था, और उनसे कहा भी था कि तुम दर्पण के तैयार मत करो, पर लेंस के कर लो भैया, और लेंस में भी ये एक तो करीब हो। ये देखो, ये O, ये F1, ये 2F। समांतर आने वाली किरण, जैसे अपन ने यहां वस्तु रख दी, समांतर आने वाली किरण F2 से गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र वाली किरण बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी। आप देखो बच्चों, ये F2, ये 2F2, ये 2F2 के बाद बनेगा, ध्यान ये वाला F1 और 2F1 के मध्य। तो ये वाला प्रतिबिंब कहां बनाना था, 2F2 के बाद। कैसा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, पर वो तो उसने पूछा ही, उसने तो केवल जो पूछा मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब आप देखो आगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया था, ये भी हमारी टेस्ट सीरीज में से आ रहा है।
आप देखो इसमें क्वेश्चन मिसाइल का मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला था कि इस बार मिसाइल का चित्र परीक्षा में 100% आएगा, और आ गया। देखो मिसाइल का चित्र इस प्रकार का बताया, ऐसा डायग्राम, ठीक है। और साबुन अपमार्जक की सफाई क्रिया का विश्लेषण कीजिए। अरे भैया साबुन केवल मृदु जल में झाग देता है, कठोर जल में झाग नहीं देता, लेकिन अपमार्जक मृदु कठोर दोनों जल में झाग देता है। सफाई प्रक्रिया का विश्लेषण करना था बच्चों। आपको पता है साबुन के दो सिरे होते हैं, अध्रुवीय और ध्रुवीय। अध्रुवीय सिरा बच्चों क्या करता है पता है आपको, गंदगी को अपने अंदर घोलता है। ध्रुवीय सिरा क्या करता है बच्चों, उस गंदगी को जल में घोलता है। ये इस प्रकार से साबुन और अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया का विश्लेषण करना था। और अगर आप ये नहीं करो भैया तो इसके नीचे बहुत इजी था, ये एस्टरीकरण है बच्चों। नियत रासायनिक समीकरण देकर एथेनोइक अम्ल की निम्न अभिक्रियाओं का विश्लेषण कीजिए। तो आप देखो एस्टरीकरण में बता रहा हूं CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल हो गया बच्चों। इसकी क्रिया करा दी हमने एथेनॉल से, किसकी उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है बच्चों। तो CH3COOC2H5 ये बनेगा एथिल एसीटेट और जल बाहर निकल जाएगा। लिखना था एस्टर निर्माण की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, और ये वाली समीकरण वहां पर लिखकर आ जाती है, ठीक है। अगर आप C2H5OH को, मेरी बात सुनो, अगर आप C2H5OH को CH3CH2OH लिखते हो तब भी सही है, बस इसको ये ऐसे लिख देंगे, फिर अपन CH3COOCH2CH3 सेम, इनको जोड़ोगे तो वही C2H5 आएगा, ठीक है। ये एस्टरीकरण की समीकरण थी भैयाओ। उसके बाद क्षारक के साथ क्रिया पूछी थी, तो भाई ये भी बहुत इजी थी। आप देखो CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल, ये NaOH से अपन ने इसकी क्रिया करा दी, तो बच्चों CH3COONA+H2, यानी कि सोडियम एसीटेट और जल बनाना। भाई अपन ने पढ़ा है ना कि ये सेकंड चैप्टर में भी आया कि अम्ल क्षारक से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो ये वही उदासीनीकरण। तो ऐसे बच्चों इस रिएक्शन को दोनों को वहां पर लिखकर आना था। ये आपके पेपर के टोटल जो क्वेश्चंस थे बच्चों, हमने निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से उनको हल कर। अब मैं आपको एक बार राजस्थान बोर्ड का ये पेपर दिखा देता हूं, जो आपने अभी यहां भी देखा है। आप देखो बच्चों, इसमें जो लाल कलर आपको दिखाई दे रहा है, देखो कितने सारे चिन्ह हमने लगा रखे हैं। ये जितने भी बच्चों चिन्ह हमने लगा रखे हैं, देख सकते हो आप, ये जितने भी चिन्ह हमने लगा रखे हैं, ये हमारे निशान की टेस्ट सीरीज से डिट्टो छप रहे हैं, देख लो। चाहे बड़ा प्रश्न हो चाहे छोटा प्रश्न हो, इस पेपर के अंदर लगभग हमारी टेस्ट सीरीज से सारा मैटर पूछा है। भाई आप इस पेपर को कंप्लीटली इजी भी नहीं कह सकते, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिकल पूछे गए। और निशान की ये विशेषता है बच्चों कि निशान में इतनी बेहतरीन प्रिपरेशन करवाई जाती है बच्चों को कि वो 0 से स्टार्ट करके 100 पर पहुंच जाते हैं। चाहे वो 12th बोर्ड हो, चाहे वो 10th बोर्ड हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो हिंदी मीडियम। और अब तो बच्चों हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी आ गए। ऑनलाइन में भी हमारे पास वो सारा मैटर उपलब्ध है, जिनको अगर बच्चा कोटा नहीं भी आ पा रहा हमारी ऑफलाइन क्लासेस को लेने, तो वो हमारे ऑनलाइन कोर्सेस को खरीदकर अपने घर पर भी अपनी स्टडी निशान के माध्यम से कर सकता है।
और अभी भी 49 रुपीज के अंदर हमारे सारे टेस्ट सीरीज के पेपर अवेलेबल हैं बच्चों। अभी जैसे 10th बोर्ड में गणित का पेपर बाकी है, संस्कृत का पेपर बाकी है, 4 पेपर हो चुके हैं बच्चों, अंग्रेजी का, उसके बाद आपका हिंदी का, उसके बाद आपका एसएसटी का, उसके बाद विज्ञान का। उनमें लगभग टेस्ट सीरीज के पेपर में से सभी में 80-90% बिल्कुल छपा है। पर अब आप अभी जैसे गणित और संस्कृत का बाकी है, तो आप हमारे निशान डिजिटल ऐप पर जो हमने दे रखा है बच्चों, आप उसे 49 रुपीज में खरीद कर अभी भी आप निशान के पेपर को देख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं, सब हमने करवाया है। और ये जीता जागता उदाहरण है बच्चों कि लगभग सारी चीज हमारी जो वहां पर छपी और हमारा बच्चा बाहर मस्त होकर निकल कर आए, यही निशान की विशेषता है बच्चों। सारा सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहिए निशान डिजिटल ऐप से। थैंक यू।